हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा ही फ्रेंड्स आपको पता है कि हम एमपीटीटी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने अपना शुरू किया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। और इसमें हमने अपना पहला सी टेक का 2016 में आया हुआ पहला प्रश्न पत्र सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे इसी सी टेक का 2016 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी इससे अच्छी वीडियोस लाऊंगी। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करिए कि क्या आप बाल विकास से संबंधित भी इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं, तो वो भी सीरीज़ में आपके लिए शुरू करूँगी। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम अपना पर्यावरण अध्ययन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो मैं डायरेक्ट इसमें आपको आंसर बताऊंगी, इसकी डिटेल जो है वो आप अपने से इसमें पढ़ेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ कवर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर ए। इसका डिटेल आपका दिया हुआ है बॉक्स में, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। मतलब आपका आंसर है डी। आंसर डी। क्यों डी? क्योंकि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें बच्चे को बोला जा रहा है कि आप अपनी नोटबुक में जानवरों को देखकर उनका नाम लिखना। तो अवलोकन मतलब देखना और रिकॉर्डिंग मतलब उसको नोट डाउन करना। ओके, अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति किसको संबोधित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षक की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को। मतलब हम जो पर्यावरण कक्षा 5 से नीचे तक की कक्षाओं में पढ़ते हैं तो वो हम किस किस विषय को इसमें समाहित करते हैं? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और साथ में पर्यावरण अध्ययन। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो इसमें आपसे 2 प्रश्न दिए गए हैं और इसके आधार पर ये 4 ऑप्शन है और आंसर पूछा गया है, इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो इसका आंसर है डी, बंद अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अभिसारी। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। तो 5 लाभ पूछा गया, मतलब बंद अंत वाला, क्योंकि इसमें निश्चित कर दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ आपको 5 ही लाभ लिखने हैं। और दूसरा प्रश्न जो पूछा गया उसमें क्या बोला गया, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो इसके लिए तो यहाँ पर अपनी सोच के आधार पर उत्तर दिया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो है वो बंद अंत वाला मतलब अपसारी और दूसरा क्या हो जाएगा, मुक्त अंत वाला अभिसारी। ठीक है, इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें बात करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब पहला, दूसरा तथा तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा मतलब मौखिक परीक्षाएं क्यों हो सकती है? बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। दूसरा है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। और तीसरा है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। मतलब कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों ही सत्य हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉइल को मोड़कर तो अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है।
फिर वह फॉइल को मोड़कर जोर से दबाती है, मतलब निचोड़ती है, और फिर पानी फिर से पानी में डालती तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि वह डूबता है। बाद में वे शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकन, क्योंकि इसमें उन्होंने एक प्रयोग दिखाया है जिसके आधार पर उनको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। इसकी डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय है। मतलब आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा एक है जो पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, मतलब वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्यावरण अध्ययन मतलब हमारे आसपास की चीजों को समाहित करके इनके बारे में पढ़ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके आधार पर हमको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो बी क्या है इसका उत्तर? बी। तो देख लेते हैं बी क्या है। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। बाकी के ऑप्शन गलत है, सिर्फ बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन है, इनमें से हमको चुनना है। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि वह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देती है, वह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाती है। उसके बाद है, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वह प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो ये आपके 1, 2 और 3 ये तीनों ही आंसर होंगे और इसकी डिटेल आपको ये दी हुई है, आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हस्तपरक गतिविधियां। जो हस्तपरक गतिविधियां होती है मतलब हैंड्स एक्टिविटी, वो क्या करती हैं? प्रयोग करना, मतलब 1 से लेकर 5 तक की कक्षा के बारे में हम बात करें तो इस तरह की एक्टिविटीज जो होती हैं वो बच्चों को क्या करती हैं? बहुत जल्दी ही सारी चीजें सिखाती हैं। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर आपका है ए मतलब पहला, दूसरा तथा चौथा। तो पहला है परिवार एवं समुदाय, उसके बाद दूसरा है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, तथा चौथा है कहानियां एवं कविताएं। मतलब यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि शिक्षक जो है वो यहाँ जरूरी नहीं बताया गया है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो इनकी स्रोत के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसका डिटेल भी दिया हुआ है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, क्योंकि नमी में जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, वो इजिली पनपते हैं, तो इनको नष्ट करने के लिए ही ये प्रक्रिया की जाती है। आगे बात करेंगे। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है, ये बताना है। तो इसका आंसर है ए, मतलब पहला और दूसरा, पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया। दूसरा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया जिसके कारण जो कुएं हैं वो सूख जाते हैं, क्योंकि जब पानी बारिश होगी तो वो पानी जो मिट्टी है उसके माध्यम से भूमि में नहीं जा पाएगा, ग्राउंड वाटर स्रोत नहीं बनेगा, इसलिए कुएं में भी पानी नहीं होगा। और आसपास जो बोरिंग है उसके कारण भी पानी बहुत अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है, जिससे भी कुएं में पानी नामात्र होगा। तो ये आप इसकी डिटेल यहाँ देख सकते हैं। आगे बात करेंगे। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, क्या कारण है? क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं और इसका आंसर भी समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। उसके बाद आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? पौधे के लिए नहीं है पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं
इसके आंसर्स के बारे में हम बात करेंगे डायरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। जड़ पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जड़ का कार्य पौधे के लिए निम्न होता है। क्या क्या कार्य होता है? भोजन का भंडारण करना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। जबकि ह्यूमस मिट्टी की द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ना कि जड़ों के द्वारा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर है आपका कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी जो है एनसीईआरटी की क्लास 4th का एक टॉपिक है, तो ये आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, इसकी डिटेल आप दिया हुआ है, ये जरूर पढ़िए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर एमपीटीईटी में आएगा। देख लेते हैं, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बात करेंगे। डी नंबर है पहला और चौथा। तो इसमें हमको पूछा सही कथन, तो पहला और चौथा इसमें सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, मतलब वो वेट लिफ्टर है। और उसके बाद आगे दिया है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का कार्य कर रही हैं। और बाकी ऑप्शन यहाँ गलत हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में ये डिटेल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, जिसे बावड़ी भी कहते हैं, वे क्या कथन सही है? तो इसका ऑप्शन बी आपका आंसर जो है वो सही होगा, पहला, दूसरा तथा तीसरा। तो देख लेते हैं क्या क्या सही है। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता है, और तीसरा, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। तो ये सारा ऑप्शन है, ये आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं, बहुत ईजी प्रश्न है। आगे बात करेंगे, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान कहाँ है? तो ये आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में है। उसके बाद आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न है हमारा तमिलनाडु के निकटवर्ती समवर्ती राज्य। तो ये आप मैप के आधार पर अगर बनाकर पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। तो आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में आप चाहें तो नोट कॉपी में एक मैप बना करके जो राज्य है उनको यहाँ दिखा करके उनके आधार पर इसके आंसर समझ सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या हो जाएंगे? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो ये हो जाएगा क्या आंसर? गिद्ध। तो गिद्ध की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, वह वायु से पत्तों की हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में भी क्या कर सकता है? अंतर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अपने जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में है, तो कौन सा पर्वत है जिस पर वो उस समय यात्रा करते समय उसको पड़ेगी? तो वो है विंध्याचल पर्वत, जो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्योंकि वह अहमदाबाद से कहाँ की यात्रा कर रहा है? केरल की यात्रा कर रहा है। तो बाकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे, मतलब हम भारत के लोग किसके सापेक्ष उल्टे, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलास्का, मतलब यूएसए। ठीक है, तो ये ग्लोब पर स्थिति के आधार पर बता रहा है, तो आप इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं। आगे बात करेंगे, ये 82 नंबर क्वेश्चन हुआ। आगे आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा 83 नंबर क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो आपको पता ही है कि जो तेल होता है वो पानी से हल्का होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर आता है और इससे सरफेस टेंशन, मतलब जो पृष्ठ तनाव है उसको कम कर देता है, और जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो पानी में यहाँ नहीं पनप पाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस इसने दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में नहीं रहता है? तो कौन नहीं रहता? तो मकड़ी। तो बाकी जो दिए हैं, ततैया, चींटी, दीमक, ये सभी बस्तियां या कॉलोनी बना के रहते हैं, सिर्फ मकड़ी है जो कॉलोनी बनाकर नहीं रहती है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु या मौसम की स्थिति से संबंधित होते। एक गाँव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जिसमें आपको बताया है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते। तो ये सारा आप पढ़ लेंगे। आपको दिख ही रहा है कि इसमें खंभों के ऊपर बना हुआ है, मतलब नीचे जो है बारिश का पानी इकट्ठा होता होगा। तो इस तरह से हमको समझ में आ रहा है कि ये ऐसी जगह के बारे में बात कर रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है? बारिश होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। तो ये गाँव जो मकान है, आवास है, इस टॉपिक से संबंधित है, तो इसके बारे में आप डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। आगे बात करेंगे, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक जो है आपकी, वो क्या आंसर है इसका? झारखंड। तो आपको याद रखना है, कुड़ुक
कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड के ओराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है और यह जनजाति झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में निवास करती है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा 87 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा भोजन। मतलब कौन सी थीम नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें से सौरमंडल, मौसम और ऊर्जा ये सभी थीम है, जबकि भोजन जो है वो उप थीम में आता है, इसलिए ये इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो कौन सा सशक्त हो जाएगा? यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये आप इसकी डिटेल स्टडी ये देख सकते हैं, बॉक्स के अंदर है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानियां सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है, मतलब डी नंबर। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या है? ये ऑप्शन दिए हैं, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, तो बिल्कुल रखना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, तो हतोत्साहित तो करना चाहिए। अब क्या हो जाएगा? उसके बाद पूछ रहे हैं हमको सही विकल्प को चुनना है, तो सही विकल्प को चुनेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। मतलब यहाँ बोल रहा था आपको क्या कि परिभाषाओं व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर सही आंसर चुनना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब केवल तीसरा, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका देना चाहिए। फिर आगे बात करेंगे, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए कि बच्चों को प्रश्न करने व प्रश्न के उत्तर खोजने का मौका मिले। तो ये आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। तो ये इस तरह से हमने अपना 2016 सीटेक का सेकेंड शिफ्ट का जो हमारा पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करिए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए बाल विकास से संबंधित भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह से और भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आगे हम फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।